अस्सलामुअलैकुम। आज जिस किताब का हमने इंतखाब किया है रिव्यू के लिए वो है ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब तुज़्क बाबरी। ये किताब ज़हीरुद्दीन बाबर ने ख़ुद अपने हाथों से लिखी और इस किताब में उन्होंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट किया और जिन जिन लोगों के साथ उनको मामलात पेश आए उनका ज़िक्र बहुत खुले अंदाज से किया। उन्होंने कोई चीज़ छुपा के बयान नहीं की, अच्छी थी बुरी थी उन्होंने बयान कर दी, लिख दी। लेकिन उसने ये कोशिश की कि वो अपने हालात ज़िंदगी को बयान करे, तो उसने एक डायरी की तरह इस किताब को लिखा है। कहीं कोई बात बताते बताते वो अचानक कहीं और पहुंच जाते हैं और फिर उनको जब याद आता है कि वो कोई बात बता रहे थे तो वापस उस बात पर आ जाते हैं। और किताब का जो एंड है वो कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं देता, अचानक वो लिखते लिखते छोड़ दिया और उसके ऊपर जो मुतरजिम है वो कहता है कि यहाँ से आगे जो बाबर था बादशाह उसने कुछ नहीं लिखा, यहाँ में नहीं मिलता। ये किताब जो है एक्चुअली चुगताई ज़ुबान में लिखी गई थी और उसके कई सफ़े ख़राब हो गए, फट गए या कुछ मिसप्रिंट हो गए या कुछ थे कुछ नहीं थे, तो जो कुछ मौजूद था उसका तर्जमा किया गया है और ये किताब उसकी मौजूदा हालत है। चलें अब बात कर लेते हैं कि फिर इस किताब के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे जानने के लिए मुफीद है। तो इसको मैं कहानी की सूरत में बताता हूँ कि बाबर जो था उस टाइम 12 साल का था जब उसके वालिद उमर शेख की वफ़ात हुई। तो ये फ़रगना के अंदर जिसका कैपिटल आंदरजान था रहते थे और ये फ़रगना की जो रियासत थी या जागीर थी इनको अता हुई थी और इसके वालिद जो थे अमीर थे, वो इन रियल सेंस बादशाह नहीं थे, सरदार आप कह सकते हैं। तो बाबर भी एक सरदार का बेटा था, उस टाइम ये बादशाह नहीं था। तो जब इसके वालिद की वफ़ात हुई तो इसके चचा सुल्तान अहमद मिर्ज़ा और इसके मामू सुल्तान महमूद ख़ान, उन दोनों ने बारी बारी आंदरजान पर हमला किया, फ़रगना पर हमला किया और उसको कब्ज़े में करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद बाबर बताता है कि उसके वालिद की ये शदीद ख्वाहिश थी कि जो समरकंद का इलाका है जहाँ बाबर पैदा हुआ था उसको अपने कब्ज़े में किया जाए और अपनी जागीर को बढ़ाया जाए। तो बाबर ने भी समरकंद पर काफ़ी हमले किए, एक दो हमले करने के बाद फिर आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो समरकंद को कब्ज़े में करता है तो उसको पता चलता है कि पीछे आंदरजान पर उसका छोटा भाई जहांगीर मिर्ज़ा कब्ज़ा कर लेता है। अब बाबर समरकंद को छोड़ता है और यहाँ वो नहीं बताते कि समरकंद छूटा उनसे कैसे या समरकंद किसने कब्ज़ा किया, वो बस बताते हैं कि समरकंद छोड़ना पड़ा उन्हें और वापस आंदरजान गए, जहांगीर को भगाया और फिर आंदरजान जो है वापस अपने कब्ज़े में लिया। फिर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि उन्हें समरकंद भी छोड़ना पड़ता है और आंदरजान भी छोड़ना पड़ता है। यहाँ वो कहते हैं कि उनके पास जो है ना कोई 100 या 200 टोटल लोग रह गए थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, इसके अलावा सब लोग उनको छोड़ गए। और ये 200 भी, ये 100-200 जो लोग थे ये भी सिर्फ इस बुनियाद पर बाबर के साथ थे कि अगर बाबर की किस्मत कभी पलटी तो उनकी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी। यहाँ बाबर वाज अ किंग बट विदाउट अ लैंड। उसके बाद वो काबुल की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और वहाँ अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ उनका पाला जो है शेर ख़ान नामी एक बंदे से पड़ता है जो अफ़गानिस्तान के एरिया के अंदर उनको जगह जगह तंग करता है और जगह जगह बाबर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। यहाँ फिर वो बाबर अलायंस करके काबुल को कब्ज़े में कर लेता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ को अपने कब्ज़े में करता है। फिर वो इरादा करता है 1503 या 1504 में इंडिया जाने का पहला इरादा करता है। इसमें वो पेशावर के इर्द गिर्द के जो इलाके होते हैं उन तक आ पाता है और फिर वो बात यहाँ ख़त्म कर देता है कि उनकी वालदा की पीछे वफ़ात हो जाती है तो वो वापस चला जाता है। इसके बाद वो सेकंड हमला करने आता है 1506 में। इस दफ़ा जब वो आता है तो वो बन्नू, पेशावर और एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं जो आजकल केपी पाकिस्तान में हैं उनको अपने कब्ज़े में करता है। और जब तीसरी दफ़ा बाबर हिंदुस्तान आता है तो इस दफ़ा वो दिल्ली तक जाता है, आगरा को फ़तह करता है, जौनपुर को फ़तह करता है, चौसा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई वगैरह लड़ता है और एट द एंड वो फिर वापस समरकंद जाना चाह रहा होता है क्योंकि उसे इंडिया जो है हिंदुस्तान जो पसंद नहीं आ रहा होता। काबुल पहुँचते ही उसकी वफ़ात हो जाती है तो और वहीं हिश्त बहिश्त जो बाग उसने बनवाया होता है अपने लिए उसमें उसको दफन कर दिया जाता है। इस किताब से हमें ये आइडिया होता है कि बादशाह किस तरह सोचता है और बादशाह की मोरालिटी जो है वो किस तरह की होती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। उनके चचा जिसने वालिद की वफ़ात के बाद हमला किया था सुल्तान अहमद मिर्ज़ा, उसके बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही दीनदार इंसान थे। इतने दीनदार थे कि अगर कभी शराब की महफ़िल चल रही होती, शबाब की महफ़िल चल रही होती और नमाज का टाइम हो जाता तो छोड़ के नमाज़ पढ़ने चले जाते। इतने नमाजी परहेज़ी थे कि नमाज नहीं छोड़ते थे बेशक शराब की महफ़िल चल रही हो। आप
अब देख लें, इससे आप आइडिया लगा लें कि उनकी मोरालिटी और वो किस तरह किसी को दीनदार और बेदीन समझते थे। इसके बाद वो अपने मामू जिन्होंने हमला किया था उनके बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, दीनदार थे, लेकिन आखिरी उम्र में जाके उनको हम जिन्स परस्ती का शौक़ हो गया और उन्होंने एक हरीम टाइप लड़कों की बना ली। इलाके में जो भी किसी का भी लड़का अच्छा पसंद आता तो वो उसको ले आते और हरीम में दाखिल कर लेते। तो इसी तरीके से फिर और लोगों ने भी इस तरह के काम करना शुरू कर दिए और हम जिन्स परस्ती की रिवायत पड़ गई। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि जब उन्होंने पेशावर को फ़तह किया, पेशावर और बनू वगैरह का एरिया जो है फ़तह किया, तो उन्होंने हर जगह खोपड़ियों के मीनार बनवाए, पठानों की खोपड़ियों के मीनार बनवाए। और पेशावर फ़तह करने के बाद उन्होंने रोज़ा रखा। पहले वो मीनार बना रहे हैं खोपड़ियों के, उसके बाद अगले दिन शुक्राने का रोज़ा रख रहे हैं और अफ्तारी के बाद शराब की महफिल सजाई। अपने जवानी के दौर में जब उनकी शादी हुई आयशा सुल्तान बेगम के साथ, तो शुरू में तो उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर बाद में एक बाबरी नामी लड़का था जिसके ऊपर दिल आ गया बाबर का। और बाबर जब भी उसका सामना होता और बाबरी का सामना जब भी करता बाबर, तो वो अपने हवास में ना रहता। उससे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था लड़का। मतलब वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि इनको भी हम जिन्स परस्ती की तरफ रग़बत थी थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर कुछ बातें जो हिंदुस्तान की सकाफ़त के बारे में बाबर बताते हैं अपनी किताब में और मुवाज़ना करने की कोशिश करते हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग लाजमी सुने। मैं आपको सुनाता हूँ बाबर हिंदुस्तान के बारे में क्या कहते हैं। हिंदुस्तानी शहरों की वज़ाक़ता में अमूमन मुशाबत पाई जाती है। अमूमन शहर गलीज़ हैं, यहाँ बागों के गिर्द दीवारें बनाने का रिवाज नहीं। ज़्यादातर बागात मैदानी इलाके में वाक़ हैं। बरसात के दिनों में दरियाओं, नहरों और नदियों के किनारों पर जहाँ अमूमन घास उगी होती है, सख्त दलदल हो जाती है और आमदोरफ्त आसान नहीं होती। यहाँ के शहर और आबादियाँ जल्द आबाद हो जाती हैं और जल्द ही वीरानी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ख़तरे के वक्त यहाँ की आबादियों के बाशिंदे इस तरह भाग जाते हैं जैसे अपना निशान तक पीछे नहीं छोड़ते। अगर यहाँ के लोग कहीं बसना चाहते हैं तो यहाँ कुआं खोद लेते हैं या तालाब बना लेते हैं और फिर फूंस और बांस या लकड़ी की मदद से झोंपड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। ना दीवारें उठाने की ज़रूरत महसूस करते और ना ईंटें और पत्थर तराशने की। देखते ही देखते बस्तियाँ आबाद हो जाती हैं और वीरान भी हो जाती हैं। यही वजह थी कि हिंदुस्तान उन्हें पसंद नहीं था, वो वापस जाना चाहते थे और यहाँ उनको एक्चुअली जहर भी दिया गया। और जो जहर दिया जिन लोगों ने, उनमें से एक के जिस्म के टुकड़े कटवाए गए एक एक करके जिंदा के। उसके बाद एक की जिंदा की चमड़ी उधड़वाई गई, खाल उतरवाई गई और एक खातून थी, उसको हाथी के पैरों के नीचे दबाया गया। हाथी को ऊपर उसके जंप लगवाए गए जब तक उसकी जान ना निकल गई। और एक शख्स था जिसको सिर्फ डायरेक्ट गोली मार दी गई। और उसके बाद बाबर कहता है कि ये बात मैंने सिर्फ इसलिए लिखी ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि मैं किस कर्ब और किस अजियत से गुजरा जब मुझे जहर दिया गया। तो आप देखें, मतलब बादशाह जो है उसको सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा था। हाउ मच सेल्फ ओरिएंटेड देवर, सेल्फिश देवर। तो उन्हें सिर्फ अपना दर्द नज़र आ रहा था। जो अभी हरकत उसने की है उसको बयान भी कर रहा है, उसके बारे में वो कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, काबुल के अंदर जब किला फ़तह करता है बाबर, तो वहाँ इसे कुछ मतलब हलचल नज़र आती है कि कुछ लोग ना लड़ रहे हैं शहरी। तो जाके वहाँ जो कानून नाफिज करने के लिए या उसका नफाज करने के लिए, काबू करने के लिए लोगों को, बाबर साहब वहाँ 2 लोगों को मरवाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ अमन व अमान कायम हो गया। फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो उठ के कुछ हल्लाबाजी कर सके। फिर जहाँ खुसरू नामी शख्स था जिसने काबुल को फ़तह करने के लिए बाबर की मदद की अपनी फ़ौज भेज के। और बाबर कहता है कि उसकी फ़ौज के बारे में मशहूर था और मुझे पता था कि इसकी फ़ौज ने यहाँ बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किया और मारा भी है, जुल्म किया है। तो मैंने उसकी फ़ौज के 2 लोगों को कत्ल करवा दिया ताकि इबरत मिले उन्हें और फिर वो ऐसा जुल्म करने से बाज रहें। मतलब जुल्म को रोकने के लिए बाबर साहब उनको कत्ल करवा रहे हैं 2 लोगों को ताकि बाकी लोगों को इबरत हो जाए। तो इस तरह के थे मोरालिटीज़। इस किताब से यही कुछ हमें मिलता है कि बादशाह की सोच किस तरह की थी, या वो कितने ब्रूटल थे, या वो किस तरह सोचते थे जहाँ सिर्फ उनकी ज़ात सेंट्रिक हो। ये थी तुज़्के बाबरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। शुक्रिया।